हेलो बच्चों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द बायो यूनिवर्स में। इस वीडियो की श्रृंखला में हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। हम 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक की अकॉर्डिंग सेल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के हमने इस चैप्टर में डिस्कवरीज को डिस्कस कर लिया है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जितने भी दिए गए हैं उससे रिलेटेड वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हमको इस क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे कंटिन्यू करना था। अभी तो आज हम यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए हमारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली होती हैं, ठीक है, उसमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। स्केलेटन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। देखिए इसमें से लिखा हुआ है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स। ठीक है, चलिए शुरू से पढ़ते हैं इसको। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। गार्नियर ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, इसको आर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था। इसकी क्रेडिट लेकिन जाती है प्रॉटर और क्लाउड को। एक्सटेंशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, देखिए क्या है कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी की जो एक्सटेंशन होती है इस तरह से, ये जो एक्सटेंशन जा रहे हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं? यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए इधर ये चारों तरफ सेल के ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्कैटर्ड रहती हैं। ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस का ये क्रोमोसोम या क्रोमेटिन, क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए एक्सटेंशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, रेटिकुलर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड थ्रू आउटर सेल। वही बात कह रहे हैं ना कि ये रेटिकुलर या नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट बने हुए हैं इस तरह से, ये राइबोसोम्स है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ग्रेनुलर होता है। भाई जब उसको आप डाई से स्टेन करेंगे तो इसमें ग्रेनुल कलर ले लेगा। ठीक है, तो ये कंटेन राइबोसोम, इसमें राइबोसोम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रेनुलर, डज नॉट कंटेन राइबोसोम। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या डिफरेंस है? भाई रफ कंटेन राइबोसोम, स्मूथ डज नॉट कंटेन राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल किसमें होता है? वो लिपिड और स्टेरॉइड वगैरह की सिंथेसिस में होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें अगर, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें देखिए 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल्स। सिस्टर्नी क्या होता है? सिस्टर्नी जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए थे। ठीक है, इसमें 80S राइबोसोम होता है। ट्यूब्यूल जो होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा होता है। वेसिकल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है? केमिकल फील्ड होते हैं, फ्यूज विद गोल्जी बॉडी। देखिए ये क्या मतलब हुआ? देखिए आप सबने जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अभी बताएंगे तो उसमें होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से निकला हुआ। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे इस सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी बॉडी होता है और गोल्जी बॉडी से ही ये निकलता है क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम निकलता है, गोल्जी बॉडी से निकलता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये प्रोटीन होती है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये ऊपर जाके ये स्ट्रक्चर में ये प्रोटीन बाउंड करता है। कौन? लाइसोसोम जाके ऊपर। ठीक है, अभी लाइसोसोम जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो वेसिकल्स क्या होता है, जो लेके चल रहा है, गोल्जी बॉडी क्रॉस करती है, ये फील्ड विद केमिकल फ्यूज विद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर निकलता है, फ्यूज कर जाता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस की अगर बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो बोथ सर्व एज द चैनल्स ऑफ प्रोटीन, स्टेरॉइड, फैट, सॉल्युबल विटामिन एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। देखिए होता क्या है कि 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कंटेन राइबोसोम, रफ में राइबोसोम होता है। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है। ये देखिए इसमें लिखा है बोथ सर्व एज चैनल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बोथ सर्व एज द चैनल ऑफ प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉइड का। ये फैट सोल्यूबल प्रोटीन, ये मैंने लिखा है कि ये दोनों ही किसके लिए है? प्रोटीन, लिपिड और स्टेरॉइड। लेकिन प्रोटीन के लिए कौन सा होता है? प्रोटीन के लिए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड, स्टेरॉइड और फैट सोल्यूबल विटामिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अब ये एक पॉइंट और लिखा है कि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। भाई हमने बताया स्टार्टिंग में कि स्केलेटन ऑफ द सेल है, ठीक है। अब देखिए आगे हमने लिखा हुआ है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है भाई? डेस्मोटिब्यूल, जानते हैं क्या होता है डेस्मोटिब्यूल? देखिए जो प्लांट सेल होती है, ठीक है भाई, देखिए जैसे ये मान लीजिए एक प्लांट सेल ये है, एक प्लांट सेल ये है, ठीक है। और ये दो बीच में ये कनेक्शन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर भी होता है बीच में इस तरह से, ये स्कैटर रहता है इसमें ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल। और माइक्रोसोम क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोसोम? ये होते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखिए होता क्या है कि जब हम लैब वगैरह में जब से सेल डालते हैं तो उसको ऐसे से एजिटेट करते हैं, ये हिलाते मशीन्स में डाल के टेस्ट ट्यूब में ऐसे से हिलाई जाती है, तो जब वो सेंट्रीफ्यूग हो जाती है तो उसके जो पार्ट बचते हैं, ठीक है, तो उसके जो फ्रेगमेंट्स बचते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? माइक्रोसोम्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए एक मैंने नोट करके यहाँ पॉइंट लिखा है, नोट करके ये पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि पैंक्रियाटिक सेल, लीवर सेल और नर्व सेल रफ एंडोप्लाज्मिक। भाई जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पैंक्रियाटिक सेल में, लीवर सेल में और नर्व सेल में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, मोर अमाउंट में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर, ज्यादा मात्रा में होंगे इसमें, ठीक है, एज कंपेयर टू स्मूथ। अब देखिए इसमें ये क्या कह रहा है कि ये जो नर्व सेल होते हैं, जो नर्व सेल होती हैं, ये हमारी नर्व सेल क्या है? न्यूरॉन। नर्व सेल मॉडिफाइड मिसिल ग्रेन्यूल। भाई यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये नर्व सेल में मॉडिफाई होकर मिसिल ग्रेन्यूल बनाते हैं। मिसिल ग्रेन्यूल क्या होता है? मिसिल ग्रेन्यूल एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जब हम नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो मिसिल ग्रेन्यूल नर्वस, इसमें क्या है, इसका रोल है वो पता चलेगा। आप सबने पढ़ा होगा, बायो लिए है तो इतना जानते हो कि न्यूरॉन होता है, एक्सॉन, डेंड्रॉन, ठीक है, वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से पढ़ते हैं। तो मिसिल ग्रेन्यूल क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब देखिए मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू SER। भाई मसल्स और एडिपोज टिश्यू जो होता है ये इनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए इन्हीं मसल्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या बनाते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है? ये स्टोर हाउस है कैल्शियम की। भाई हमारी बोन्स और मसल्स में, ठीक है, कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो स्टोर हाउस कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये यूनिट है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन की। इतनी बात हो गई ये तुम्हारी, ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और इसमें कुछ पॉइंट्स अगर हम बताना चाहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उतनी आपकी NCERT में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। भाई गोल्जी अपरेटस बनाते देखते हैं। देखिए ये मैंने सेल बनाया था यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं ऊपर। ठीक है, ये है गोल्जी ऑपरेटर्स, हम गोल्जी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल में ये न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेनस, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर कोर वगैरह यहाँ से क्या निकला है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है हमारे लिए, ठीक है। यहीं से इस तरह से जो बॉडीज होती है ये होते हैं गोल्जी बॉडी। इसको क्या कहते हैं? गोल्जी। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्जी बॉडी यहाँ से अराइज होगा। अब इस गोल्जी बॉडी का बारे में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है? डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड नियर द न्यूक्लियस। डेंसली मतलब ये बहुत डेंस, मतलब गाढ़ा जैसा होता है कुछ, ठीक है, स्टेन, गाढ़ा स्टेन लेता है। फाउंड नियर द न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी
मेड अप ऑफ 3 कंपार्टमेंट। अब इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, गोल्जी सिस्टर्ने, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी वैक्यूल। फंक्शन यूनिट ऑफ गोल्जी सिस्टर्ने इज गोल्जी अपरेटस। भाई जो ये सिस्टर्ने है, ठीक। अब ये गोल्जी बॉडी जिसकी बनी हुई, जैसे ये बने हुए गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये किसके बने हुए, ये सिस्टर्ने की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। जैसे लीवर की यूनिट क्या होती है, हेपेटोसाइट सेल, ठीक है। उसी तरह से भाई जो जिसकी सेल है, जैसे लीवर की सेल, मसल्स की सेल, किडनी सेल, ब्रेन की सेल, न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। तो ये सब सेल्स जहाँ जहाँ से पाई जाती है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटर, इन्हीं से मिलकर के गोल्जी अपरेटर बना है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज होता है, सिस्टर्नल पार्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक से, और सेपरेटेड बाय इंटरसिस्टर्नल स्पेस। देखिए क्या कह रहा है गोल्जी बॉडी, ये डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, सिस्टर्नल वेसिकल्स और ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। देखिए जो गोल्जी का काम क्या होता है, जब हम एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ते हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे जब हम ये क्लास खत्म कर देंगे। बस इतना जान लीजिए कि इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूल होता है, ठीक है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, ठीक है। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इसकी 4 ऑर्गेनेली है। इसके बारे में आपको मैं बिल्कुल लास्ट में जब ये सेल खत्म कर लेंगे ऑर्गेनेली तब हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब इसके हम फंक्शंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके हम फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी, देखिए पहले स्ट्रक्चर एक समझ लीजिए, तो गोल्जी बॉडी इसके आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ये सेल है, ठीक है, यहाँ से ये न्यूक्लियस है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है, ठीक है। यही की गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी बॉडी के 2 फेस होते हैं, ये जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये तो ये जो फेस होता है इसको सिस फेस कहते हैं, सिस फेस और कॉन्वेक्स फेस। और ये जो होता है इसको कॉन्केव फेस कहते हैं। पहले पूरी बात समझ लीजिए। तो जब यहाँ से मॉलिक्यूल ऐसे टकराते हैं, इसको फ्यूज होके जाते हैं, ठीक है। यही फ्यूज होके क्या बनाते हैं, लाइसोसोम। ये गोल्जी बॉडी से ही बड होके क्या बनता है, लाइसोसोम, ठीक। चलिए तो हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, इसके क्या होते हैं फंक्शंस। देखिए पहला फंक्शन क्या है इसमें, इट पैकेज द मटेरियल ऑफ फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट फॉर सेक्रेशन टू आउटसाइड। देखिए होता क्या है, गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है, मॉलिक्यूल्स की पैकेजिंग का काम इसका होता है। ये पैकेज करके, देखिए गोल्जी बॉडी इज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कैसे कि जब मॉलिक्यूल्स ये आ जाते हैं अंदर से, जब एंडोसाइटोसिस वगैरह एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है, बैक्टीरिया कोई अंदर आता है, इन्वेट करता है, तो ये सारे एक्टिव हो जाती है सेल। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि देखो तुम यहाँ हो, तुम यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ हो, इस तरह से गोल्जी बॉडी को कैसे ट्रैफिक पुलिस। तो ये क्या कह रहा है, इट पैकेज द मटेरियल फॉर इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। भाई सेल के अंदर, इंट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से ये मान लीजिए कोई सेल है, ये यहाँ से ये बैक्टीरिया आई, देखिए इस तरह से एक्सोसाइटोसिस हुई, यहाँ से ये बैक्टीरिया अंदर घुसा है इसके। अब अंदर घुसने के बाद यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोटीन वोटीन बन रही है, तो यहाँ से इसके ये निकला। अभी लाइसोसोम बनेगा, लाइसोसोम इसको क्या करेगा, ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम इसको फ्यूज कर जाएगा, तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा, सेकेंडरी लाइसोसोम टर्शियरी लाइसोसोम बनेगा, फिर ये सुसाइडल बैग मतलब बस्ट कर जाएगा। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग और एटम बम भी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी कैसी होती है, जैसे ये है, ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। ये कहाँ से, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये निकल रहा है, बस इतना चीज समझेगा। ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से इस तरह से निकला, अब ये यहाँ पे जाके ये लाइसोसोम यहाँ से बड़ा हो जाएगा। अभी बताएंगे लाइसोसोम की, जब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पूरा समझाएंगे तो बता देंगे क्लियर करके। चलिए अपना पॉइंट क्लियर करते हैं। इट पैकेज द मटेरियल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रेशन, आउटसाइड का सेक्रेशन कर देता है। मैनी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम,
आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी। भाई बिल्कुल सही है कि वो जितने भी प्रोटीन वगैरह जो सिंथेसाइज कर रहा होता है, भाई सेल से जो प्रोटीन बनती है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वहां से निकाल करके कहाँ से लेकर आता है भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। भाई ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है भाई, लिख लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस को ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं, और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस को ग्लाइकोसाइडेशन कहते हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स में डाल के याद रखिए हमको। ये कौन कराता है, क्या फंक्शन होता है भाई, गोल्जी बॉडी का ही ये फंक्शन होता है। क्या करवाता है, साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। भाई ह्यूमन का स्पर्म कैसा होता है, स्पून शेप होता है। ह्यूमन का स्पर्म कैसा होता है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए ये स्पून शेप, ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म है। इसका जो हेड होता है, ये हेड, ठीक है, हेड का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम कौन फॉर्म होता है, ये गोल्जी बॉडी। ठीक है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। हेड, स्पर्म के एक्रोसोम, हेड को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ये इसकी टेल हो जाती है स्पर्म की। ठीक है, ये टेल है, ये इसका, ये टेल है, ये मिडिल पीस है, और ये हेड है। ये मिडिल पीस है और ये हेड है। ठीक है, गोल्जी सिस्टर ने फॉर्म द प्राइमरी लाइसोसोम। हमने बताया कि जब वहां से ऐसे ऐसे निकलते हैं, ये देखिए ये गोल्जी बॉडी है। ठीक है, नीचे से निकल, मान लीजिए आ रहा है, ये क्या है, यहाँ पर ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ वाला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये यहाँ से ये इस तरह से जनरेट क्या देगा, लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम, तो टर्शियरी लाइसोसोम। टर्शियरी लाइसोसोम क्या होगा, बस्ट कर जाएगा सेल। ठीक है, अब बात करते हैं लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम द स्फेरिकल सैक लाइक इररेगुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी। देखिए लाइसोसोम की डिस्कवरी करी थी डीड्यू ने। डीड्यू एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइसोसोम की डिस्कवरी करी थी। ये रब कर दिया है, रब कर दिया। ठीक, लाइसोसोम इसकी डिस्कवरी करी थी डीड्यू ने। किसने कही थी, डीड्यू ने। ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। हमने बताया था आपको कि सिंगल मेम्ब्रेनस में कौन कौन होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए कौन सिंगल है, कौन डबल है, कौन ए मेम्ब्रेनस है। जैसे ए मेम्ब्रेनस में एब्सेंट होती है, इसमें राइबोसोम हो गया, ठीक है, सेंट्रियोल हो गया, ठीक है, और क्या, राइबोसोम, सेंट्रियोल, एक और होती है NCR, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम और सेंट्रियोल। और डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन होती है, डबल मेम्ब्रेनस को याद कर लीजिए, बाकी जो बची वो सिंगल मेम्ब्रेनस हो गई। ये प्लास्टिड्स हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, बाकी जो बची सिंगल मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे आगे और भी। लाइसोसोम की डिस्कवरी डीड्यू ने करी थी। इस सैक लाइक, स्फेरिकल सैक लाइक इररेगुलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी से ही राइज होता है, आपने सब समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होती हैं, कंटेन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए 40 टाइप का इसके बाद एंजाइम्स होती है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है 40 एंजाइम्स का। एक्टिव एट एसिडिक पीएच, भाई एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, भाई एक्टिव पीएच पे काम करेंगी। भाई पीएच स्केल क्या है, ये पीएच स्केल, ये न्यूट्रल, यहाँ पे 7 होता है, इससे ये इधर जाते चले जाएंगे 8, 9, 10। ये क्या है, बेसिक, और 7 से कम 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये क्या है, ये एसिडिक। ठीक है, इसका पीएच 5 होता है शायद, लाइसोसोम का पीएच 5 होता है। ठीक है, उसके बाद फाउंड बाय गोल्जी बॉडीज एक्टिव एट एसिडिक पीएच एसिड हाइड्रोलाइज हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होगा। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन है, एक अमीबा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए मैं बताता हूँ आपको।
जरा इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो लाइसोसोम में जो अगला पॉइंट है वो क्या है? इट इज ए पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। ये पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? इसके कई फॉर्म होते हैं, मतलब एक ही इसके कई फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, ये होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, एक होता है टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है। एक होता है टर्सरी लाइसोसोम और एक और होता है इसमें, एक और होता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम। ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या होता है? देखिए जब हमारी सेल होती है, जब ये सेल बूढ़ी होने लगती है, मतलब एजिंग को पास आती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका बूढ़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट भी बूढ़ा हो रहा होता है प्लांट सेल की अगर बात करें तो ये जो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो ये अपनी सेल ऑर्गेनेली को खा लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं और फिर लास्ट में बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। देखिए जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ये ट्रू लाइसोसोम्स होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं ये डाइजेस्टिव लाइसोसोम होते हैं, और जो टर्सरी वाले होते हैं ये रेजिडुअल बॉडी होती है, ये रेजिडुअल बॉडी होती है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बाहर से आ रही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है, तो ये ठीक है। ये कभी कभी अपने आप जब नहीं मिलती है अपनी सेल ऑर्गेनेली को खाने लगता है, ठीक है, एटोफेजिक हो जाता है। सुसाइडल बैग क्यों? क्योंकि इसकी अपनी सेल बस्ट कर जाती है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या एटम बॉम्ब भी कहते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक। एक वर्ड होता है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? प्लियोमॉर्फिक वर्ड मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? प्लियो, एक तो पॉलीमॉर्फिक होता है वो मैंने बताया, एक होता है प्लियोमॉर्फिक। इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हो गई आपके लाइसोसोम की बात। अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है? लाइसोसोम के बाद फंक्शंस की अगर लाइसोसोम की बात कर लें थोड़ा, देखिए ये ऑटोफेजिक, चलिए ठीक है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। इसमें देखिए मार्कर एंजाइम होती है, एसिड फॉस्फेटेस होती है, ठीक है। इसमें कुछ स्टेबलाइजर भी होते हैं, कुछ लेबलाइजर भी होते हैं, लाइसोसोमल स्टेबलाइजर, लाइसोसोमल लेबलाइजर, ठीक है। लेकिन ये आपके उसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये सब तो पढ़ाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब आगे एनसीईआरटी की कौन सी हेडिंग आती है इसमें? तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली अब वैक्यूल, एनसीईआरटी के टॉपिक में अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली वैक्यूल दी गई है। देखिए आपका वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए वैक्यूल और मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक। अब ये फिर इसकी बात आती है कि किसकी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड की मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेनस है ना, तो सिंगल मेम्ब्रेन इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। भाई टोनोप्लास्ट ये तो रट लीजिए, किसी न किसी जरूर पूछे व्हाट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। प्लांट सेल सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट दैट कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम सेल। देखिए हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे ये प्लांट सेल है, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें जो वैक्यूल होगा वो इस तरह से होगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और न्यूक्लियस कहाँ होगा? यहाँ पेरीफेरी में, ठीक है। ये वैक्यूल हो गया आपका, और ये न्यूक्लियस कहाँ है? पेरीफेरल न्यूक्लियस, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिमोर्डियल यूट्रिकल भी बोलते हैं, प्रिमोर्डियल यूट्रिकल, ठीक। ये हो गई वैक्यूल की बात।
टोनोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है भाई? टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट के काम में आती है भाई। जब एक्सचेंज होता है, हमने आपको बताया था कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आयंस का और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। सोडियम पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अगर मान लीजिए आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें एटीपी कुछ ना कुछ खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है। तो इसी तरह से टोनोप्लास्ट क्या करता है? टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल इनटू द वैक्यूल। भाई वैक्यूल के अंदर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब उसको एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। सो देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन साइटोप्लाज्म। भाई सेल है ये सेल है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल है ये बड़ा सा, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये बाहर का हिस्सा क्या है? ये यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? ये सेल शेप है इसका, वैक्यूल का लिक्विड। तो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट आयन अदर मॉलिक्यूल इनटू वैक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो देयर इज कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट हायर इन वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, किससे? साइटोप्लाज्म की अपेक्षा। अब बात करते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में क्या होते हैं? ह्यूमन में ये एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी होंगे तो कुछ मैच्योर सेल्स जो होती है उनमें फिर भी पाया जाता है। जैसे ये देखिए एब्सेंट होता है किसमें? यंग सेल में तो पूरी तरह से एब्सेंट होता है। ये यंग सेल में ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है वैक्यूल। अब देखिए प्लांट्स में वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इधर कुछ वैक्यूल के टाइप दिए हुए हैं। एक दिया है सैप वैक्यूल, एक दिया है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक दिया है फूड वैक्यूल। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, पढ़ेंगे तब उसमें अमीबा और पैरामीशियम पढ़ेंगे। अमीबा पैरामीशियम में वैक्यूल पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल पाए जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल, ठीक। तो सैप वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल कॉल्ड सेल्स वैक्यूल, सैप वैक्यूल, ठीक। वाटर मिनरल एंड एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल। भाई देखिए इसमें क्या होता है, सैप वैक्यूल की बात करें, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जैसे ये प्लांट सेल है, आपको कितनी बार बना दी प्लांट सेल, ये देखिए ये वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ठीक। अब इसमें बता रहा है कि जो इसमें ऐसे वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सैप वैक्यूल, ठीक है। ये प्लांट सेल के अंदर इसको क्या कहते हैं? सैप, वाटर और मिनरल एक्सक्रीटरी मॉलिक्यूल का क्या करते हैं? ये होता है इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, एक्सक्रीशन में भी रोल है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। देखिए अगर एक्सक्रीशन की बात करते हैं, देखिए, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, थोड़ा सा टॉपिक से हटके चलते हैं, जरा सा थोड़ा बात आ गई अगर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और अमोनिया की, तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर भी। जैसे मान लीजिए प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ये सब आते हैं इसके अंदर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोटोजोआ में अगर अमीबा पैरामीशियम की बात करें, ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? किस ऑर्गन से होता है? किस सेल से? क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इन्हीं से क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया, ठीक है। अब ओरीफेरा की भी बात करें अगर, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं भाई? इसमें ऑस्कुलम होता है जो बाहर निकालता है, ठीक है। वाटर इन करंट आता है, फिर ऑस्कुलम से वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें भी ये स्क्रीटरी जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक। और ये भी अमोनिया निकालते हैं,
जितने भी वाटर एनिमल एक्वाटिक्स है अमोनिया से रिलेटेड। उसका आता है सीलेंट्रेटा या निडेरिया, सीलेंट्रेटा या निडेरिया कुछ भी बोल सकते हैं। निडेरिया आते हैं, ठीक है। इसमें भी हाइड्रा वगैरह होते हैं, ठीक है। हाइड्रा है, ओब्लिया है और फाइसेरिया है, ये सब इसके मेंबर्स आते हैं। इसके बाद इसमें भी अमोनिया होता है, जनरल बॉडी सरफेस से भी ये भी करते हैं, ठीक है। उसका प्लेटी हेलमिंथीस, ये बहुत अमूल प्लेटी हेलमिंथीस, ठीक है। इसमें जो एक्सक्रीशन जो होता है वो इसमें एक सेल पाई जाती है, फ्लेम सेल, ठीक है। फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं इसमें। और एसके हेलमिंथीस में ग्रीन लैंड, चलिए इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, ये शुरू के प्रोटोजोआ के बारे में याद रखिए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फूड वैक्यूल फॉर्म बाय इंगल्फ फूड मटेरियल बाय फैगोसाइटोसिस डाइजेशन, ठीक है। भाई अमीबा है, अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेल्यूलर होता है। हमने आपको अभी बताया नहीं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल का तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि डाइजेशन तो इंट्रासेल्यूलर होता है पहले, और ये होता है बोथ इंटर और एक्स्ट्रा, जिसमें बोथ होते हैं। और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है जिसमें दोनों होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अमीबा में कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। देखिए अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर कैसे होता है देखिए बताते हैं। देखिए अमीबा की बॉडी है, ठीक है। अब बाहर से कोई फूड पार्टिकल ऐसे आता है पानी में तैरता हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इन्वेजिनेशन बना लेता है, ठीक है। ये इन्वेजिनेशन ऐसे बना लेता है, ये फूड इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर ये फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये खाना इसके अंदर ये अपना ऐसे ले लेता है और बाद में ये क्या करता है? ये ऐसी लेयर को बंद कर लेता है। सिंपल ये फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस और स्पिनोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस व्हेन फूड इज इन सॉलिड फॉर्म, मतलब सॉलिड फूड ईटिंग फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड फूड मतलब सेल ड्रिंकिंग तो क्या होगा? पिनोसाइटोसिस। ये हो गया आपका वैक्यूल के बारे में, ठीक। अब हम सेल बायोलॉजी से अपने टॉपिक से ना हटें, ठीक। ये क्लियर करके फिर हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो सब कुछ बताएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है सबके, लाइन्स एसके हेलमिंथीस में क्या है, प्लेटी हेलमिंथीस में क्या है, ठीक है। मोलस्क में क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। फिर कॉर्डेटा की पूरी बात करेंगे हम लोग। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल सब कुछ पढ़ेंगे स्लोली, ठीक है। तो हम सेल में अब हमारा अगला पॉइंट क्या बनता है? नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसको एक वीडियो पूरा लगेगा, एक से दो अगले वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया और देखे एनसीईआरटी में और क्या क्या बचता है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया बचता है अभी, इसका प्लास्टिड्स के बारे में, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, माइक्रोबॉडीज, न्यूक्लियस। इतना करने के बाद तब हम सेल साइकिल शुरू करेंगे। बस इतनी चीज़ें बची हुई हैं। इसके बाद सेल साइकिल के बाद फिर जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो आप कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा। आपका 11th का ही करूँगा, ठीक है। 11th का ही टॉपिक करा जाएगा। अगर आप लोग प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो वो, या एनिमल का क्लासिफिकेशन, दो में से कुछ एक चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। भाई एक पॉइंट तो सबको देखते ही याद आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये लाइन तो किसी भी बायो वाले बच्चे से पूछ लीजिए साइंस से, वो बिल्कुल बता देगा, ठीक है। तो लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए टिल दैट, जय हिंद, जय भारत।